अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन तमाम आप सबको देखने वाले वेलकम। आज एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं अपने सवालात के साथ, मौजूआत के साथ। सियासी दर्जे हरारत मुसलसल एज वी स्पीक बढ़ रहा है, ये कहना किसी हद पे भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। खैर, इसके हवाले से बात करते हुए सबसे पहला अपना सवाल अपोजिशन इत्तेहाद, अपोजिशन अलायंस, पीडीएम का आगे आने वाला लाए अमल और हुकूमत की तरफ से क्या स्ट्रेटजी है, इस हवाले से ये सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि पीडीएम का पहला जो जलसा था, जैसे कि आपके इल्म में है, हमने प्रोग्राम में भी एट लेंथ इसके ऊपर बहस की है। पिछले हफ्ते भी इस पे बात बहुत तफसील से हुई। 11 अक्टूबर क्वेटा में ये जो जलसा था, इसका इनेकाद ये प्लान किया गया था काफी टाइम बाद, बल्कि अपोजिशन की तरफ से ये जो तारीख थी ये इस जलसे के लिए दी गई थी। पीके मैप और जेयूआईएफ की तरफ से, यानी कि जो ये दो अपोजिशन की छोटी जमातें हैं, इनकी तरफ से फिर ये बाकायदा कहा गया कि अब इसको मुलतवी कर दिया गया। कल ये बाकायदा खबर आई और 18 अक्टूबर की नाजरीन नई तारीख दी गई है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि वर्थ मेंशन है और काबिल गौर हैं। एक तो पीडीएम की जो सदारत है बड़ी जमातों के होते हुए मौलाना फजल रहमान साहब को दी गई है। जो वहां पर लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि जनाब नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर या उनकी बेसिकली ख्वाहिश पर ये जो सदारत है ये मौलाना फजल रहमान साहब को सौंपी गई है। ऐसे में नाजरीन फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि ये रोटेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुस्तकिल जो इसकी सदारत है वो एक किसी शख्स को दे दी जाए। ये बिलावल साहब ने जो बात की है इसको भी बड़े तनाजुर में देखा जा रहा है, बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। दूसरी बात ये भी करना बड़ा जरूरी है कि ये जो दो बड़ी जमातें हैं पहले भी एक दूसरे को पहले आप करती हुई नजर आई हैं जब पूरे ऑपोजिशन अलायंस को लीड करने की बात होती है। शहबाज साहब ये ओनस भेजते हैं बिलावल साहब की तरफ और बिलावल साहब ये ओनस जनाब शहबाज शरीफ साहब पर पहले भी डालते हुए नजर आए हैं। तो क्या यही वजह है कि मौलाना साहब को इस बहुत बड़े अलायंस की और 11 जमातों के अलायंस की सदारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है? और बिलावल साहब का आया ये क्यों कहना था कि इसकी जो सदारत है वो रोटेशन बुनियादों पर होनी चाहिए? एक तो ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा सवाल नाजरीन उसी वक्त जन्म ले गया जब कल ये खबर सामने आई कि पीडीएम का जो ये पूरा एक रैली है या जो पावर शो है उसको डिले करके 11 अक्टूबर नहीं बल्कि 18 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा। अब 18 अक्टूबर क्योंकि पीपल्स पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी इसको वैसे ही बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से ऑब्जर्व करती है कि जब उनकी काफिले पर हमला हुआ था बदकिस्मत तौर पर कारसाज पे, तो ये एक वैसे भी पीपल्स पार्टी एक अपने इवेंट के तौर पर एक सियासी पूरे शो के तौर पर इस तारीख को ऑब्जर्व करती है। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक दफा फिर से एतराज आ गया कि आया 18 अक्टूबर का जो इंतखाब किया गया है वो उनके जमात के जो एक बहुत बड़ा इवेंट है बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है या उसके साथ कन्वर्जेंस खा रहा है। तो खैर ये भी एक जो बात सामने आई है अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से इटसेल्फ इस पूरे फैब्रिक को लेकर क्या सवालात उठना फिर जायज हैं इन तमाम मुहर्रकात के होते हुए? और हुकूमत का इसके आगे से जो बयानिया है या जो हुकूमत का इसके साथ जो स्ट्रेटजी है या जो उनका लाए अमल है अपोजिशन के हवाले से, बहुत सारे जो जवाबुल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो हुकूमत की तरफ से भी नजर आ रही हैं। जहां जहां पर अपोजिशन कोई बात करती है फौरी तौर पर उसका जवाब हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। और एक दफा फिर से कौन भारतीय एजेंट है और कौन भारत के एजेंडा पर गामजन है, ये एक नाजरीन बहस है जो कि डोमिनेट करती हुई हमारे सियासी मंजरनामे पे नजर आती है। इस हवाले से आज बात ये भी करेंगे कि नून लीग को एक लीगल रिलीफ तो मिला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई एक पिटिशनर की तरफ से कि जनाब नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे में ये जो इदारों के हवाले से एक बयानिया आ रहा है वो कितना अपोजिशन का ये जो पूरा इत्तेहाद है वो टोटल इत्तेहाद इस बयानिए को कितना बाय कर रहा है? क्योंकि उस तरह के जो इल्जामात हैं या उस तरह के जो नैरेटिव्स हैं एटलीस्ट पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है इस पूरे अलायंस में उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं। एक तो पहला ये भी सवाल हम टेबल करेंगे और साथ साथ अपोजिशन का अलायंस ये फैब्रिक कितना इंटीग्रेटेड है मौलाना साहब के हवाले से, खासतौर पर जो बिलावल साहब ने जो भी जो एक अपने साथ साथ एक काउंटर्स उन्होंने उठाए हैं
उनको भी हम लोग टेबल करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस पूरे फैब्रिक में किसी किस्म की दरारों को जो है वो एविडेंट करते हैं। एक ये भी बड़ी ज़रूरी बात होगी जो कि आज हम पहले मौजू पे ही टेबल करेंगे। और विदाउट फर्दर अडू मैं तारुफ कराऊँ, सबसे पहले हमारे साथ आलिया हमजा मलिक साहिबा मौजूद हैं, हमें वाया फ़ोन ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप, बहुत सारे पोर्टफोलियोज इस हवाले से देखती हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हम आपसे हासिल करेंगे। जनाब निसार खोड़ो नाजरीन हमें वाया टीवी लिंक ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और जितने पावर शोज अभी रिसेंटली हो रहे हैं उनमें भी बहुत आगे आगे में नजर आ रहे हैं। निसार साहब खुश आमदीद आपको बहुत, और आपका जो पर्सपेक्टिव है और पीपल्स पार्टी का जो पर्सपेक्टिव है आपसे हम हासिल करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड। शौकत पराचा साहब नाजरीन हमें शॉर्टली वाया स्काइप ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, और उनका तज्जिया तबसरा इन तमाम उमूर पे हम न्यूट्रली हासिल करेंगे। खैर पहले मौजू पे आते हुए, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद की बात हो रही है, आलिया साहिबा आपसे अगर इस बात का आगाज कर ले, क्योंकि आपका ये असेसमेंट जरूरी है कि ये कितना हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे ये तमाम मिलकर जो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपने जैसे देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है ये दरख्वास्त कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बैन किया जाए। तो अब ये फरमाइएगा कि ये जो इदारों के हवाले से एक बयानिया आ रहा है या इदारों के हवाले से जो एक स्टैंड आता है, ये अब कहाँ जाकर फिर रुकेगा? और आप लोग तो यकीनन इसके ऊपर एक बहुत अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। मोना, सबसे पहले तो जो ये आपने कहा है ना, इट्स राइट नाउ ऑपोजिशन वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या गवर्नमेंट नहीं है। ये अगेन वही है कि इट्स पीडीएम, यानी ये जो डकेट मूवमेंट है, इट्स वर्सेस पाकिस्तान। क्योंकि ये मलाइन जो है वो हमें नहीं कर रहे हैं, और वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान साहब के साथ या उनकी हुकूमत के साथ नहीं है। वो इस वक्त इदारों के पीछे हैं, पाकिस्तान की सालमियत पर वो सारा का सारा उनका अटैक है। और जिस तरह का मतलब ये इनका नरेटिव तो इसी से कि जी दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अपने आप को लिबरल जमातें कहती हैं, और इस तरह से वो एक अनइलेक्टेड बंदे के पीछे और एक ऐसी जो हमेशा जिन्होंने रिलीजन कार्ड यूज किया है उनके पीछे जाकर खड़े हो गए हैं। उसका एक ही रीजन है कि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, वो मदरसे के बच्चे मौलाना के यूज करना चाहते हैं, और इसीलिए वो ब्लैकमेल होकर उन्होंने उनको पीडीएम का सरबराह बनाया है। देखें, ये बार बार अनइलेक्टेड का नारा लगाते थे और हमें इस पर हमेशा से ग्रिल करते थे, बट अगर ये खुद देखें तो उन्होंने पीडीएम की क़यादत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को, जो अनइलेक्टेड है, प्लस जो सिर्फ रिलीजन कार्ड खेलते हैं, और प्लस थर्ड चीज के जिनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। इन्होंने कल रैली निकाली कराची में पीपल्स पार्टी ने, दैट वाज अ फ्लॉप रैली। वो जिसे कहते हैं ना लकी ईरानी सर्कस भी लगता है ना, उसमें भी उससे ज्यादा लोग होते हैं। उससे पहले नून लीग ने रैली निकाली, उसका हाल भी आपने देख लिया, जो वो जिस पर उन्होंने जाग पंजाबी जाग का और लासानियत का कार्ड खेलने की कोशिश की। तो देखें, इस वक्त जब ये इक्तदार से बाहर है ना, जिसे कहते हैं के मुंह को खून लग चुका है, जिसे कहे इक्तदार की हिर्स इनको इतना कि पाकिस्तान के अगेंस्ट सारा कुछ करने पर लेकर आई है। अगर आज हम लोग खड़े हैं इनके अगेंस्ट, आप फेटेफ से ले लें, जिस तरह से फेटेफ पर हमें ब्लैकमेल किया गया, हमें क्या ब्लैकमेल करने, आप पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे थे, यानी आप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाह रहे थे। उसके बाद जब आपको हर तरफ से ना हो गई नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मौलाना फजलुर रहमान को ले आए, जो ये कह रहे हैं कि मैं इदारों का वो हाल करूंगा जो हमने अमेरिका का अफगानिस्तान में किया है। इस तरह की स्टेटमेंट कोई पाकिस्तानी, कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे सकता है, जिस तरह की स्पीच नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी साहिबा करते रहे, जो मफरूर हैं, वो ये सारा कुछ करते रहे। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान को अपने अच्छा आलिया साहब, काउंटर क्वेश्चन है, इससे पहले मैं निसार साहब की तरफ बढ़ूं, ये फरमाएं कि ये तो इमरान खान साहब वजीर आजम, ये तो उन्होंने भी कहा था कि उनकी जो तकरीर है खास तौर पर नवाज शरीफ साहब की वो नशर करने दी जाए। तो ये तो बाकायदा जो एक डायरेक्टिव था ये जनाब इमरान खान वजीर आजम की तरफ से खुद भी तो आया था। अच्छा मोना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो हमारा मतलब ऐसे तहरीक इंसाफ जो हम ये, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो स्पेशली के प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मास्टर स्ट्रोक था कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर दिखाना। एक तो ये कि देखें
سب سے پہلے وہ جس طرح کی بیماری کا قریب المرگ ہونے کا وہ دعویٰ کر کے گئے تھے اور وہاں بیٹھ کر جس طرح کی وہ تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح یہ کر رہے ہیں، ایک تو میرے خیال میں، اور خود وہ کہتے ہیں جی میں بھاگنے والا نہیں ہوں، تو یہاں لوگ بیٹھ کے نعرے جو ان کے لگا رہے ہیں شیر آیا شیر آیا، تو اسی سے لگ رہا ہے کہ وہ کس قدر جھوٹے ہیں، مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں۔ پلس یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے، ماسٹر سٹروک کھیلا تھا پرائم منسٹر عمران اچھا، خان یعنی صاحب کہ نے کہ یہ ان کی واضح ہو گئی تقریر کو پکچر کہ دکھائیں۔ ان کا کیا نیریٹو نہیں ہے نہیں میں صرف میں اس کو اس 1 منٹ پہ الاؤنس کی کلیئر کر وجہ دوں سے؟ آپ کو، جی 1 منٹ صرف میں جی اس جی کو کلیئر کر دوں آپ کو۔ دیکھیں ہمارا سٹانس پہلے دن سے یہ اب بھی یہ ہے کہ یہ جتنی ان کی تقریر کو لائیو دکھائیں گے نا، یہ اتنے ہی ایکسپوز ہو گیا۔ آپ کو وہ یاد ہوگا یہ جو امریکن میزائل کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، مطلب ان کے بقول تو سب کچھ ایٹم بم تک انہوں نے بنایا، جب تک، اور مریم بی بی کو جب ایکسپوز، وہ زیادہ ایکسپوز ہوتی ہیں، یعنی وہ سوسائڈ اٹیک کرتی ہیں جب وہ بولتی ہیں، تو ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ ان کو بولنا چاہیے، لائیو آ کر بولنا چاہیے، عوام کے آگے ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ جس فیصلے کی آج آپ بات کریے، تھوڑا سا میں یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک تو یہ بتا دوں، جو یہ پیمرا نے ڈیسیجن دیا تھا، پیمرا نے ہائی کورٹ کے اس پر یہ ڈیسیجن دیا تھا کہ ایک مفرور اشتہاری مجرم کی تقریر کو کورٹ کے آرڈرز کے لحاظ سے نہیں دکھانا چاہیے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے فیصلے پر بات ہوئی ہے، جو درخواست ہوئی ہے بیسیکلی وہ ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر مسترد ہوئی ہے۔ صحیح میاں صحیح صاحب سزا یافتہ مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، عدالت کے بقول وہ بھگوڑے ہیں، ان کی تقریر کے دکھانے کے لحاظ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ جو چیز ہاں بھی دیٹ از ہوئی ہے کریکٹ، یہ انہوں نے یہ کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جی چیف جسٹس اطہر من اللہ جی انہوں نے یہ کہا ہے بیسیکلی کہ پیٹیشنر یہ نہیں بتا پایا کہ آیا اس کا کون ایگزیکٹلی، سا جو حق ہے وہ سلب ہو رہا ہے اور یہ تقریر نشر ہونے سے۔ جی پلس دیکھیں ہمیں ان سے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، چوری چکاری کر کے بھاگے ہوئے ہیں، ملک سے مفرور ہیں، ہمیں ان کی چوریوں سے وہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ اور پلس یہ آپس میں بھی دیکھیں، نواز شریف صاحب کی تو ایک ہے، اور آج زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ کو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ سٹیٹمنٹ کس نے دلوائی ہے، تو ان کے اندر بہت دڑاڑے ہیں، یہ آئی سی یہاں سے لے کر ان کے جو چیئرمین شپ سے لے ذرا کر اسی جلسے سے لے کر ہر چیز میں دڑاڑے ہیں۔ ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چوروں صحیح ہو گیا۔ چکاروں سے، وہ جس سے کہنا چوروں چکاروں سے رہبر نہیں ڈرتے ہوتے، خان صاحب ان چوروں چکاروں سے نہیں ڈرتے۔ اچھا، یہ جو عالیہ صاحبہ نے ایک اور مزید پوائنٹ اضافہ کیا ہے، یہ میں واقعی اپنے ابتدائیے میں یہ ایک چیز ایسی تھی کہ جو رہ گئی تھی، یہ تھینک یو فار برنگنگ دس اپ، کہ خواجہ آصف صاحب، اعتزاز احسن، یہ ویسے بھی ایک چل رہا تھا یہاں پر جو کیا کہتے ہیں سٹیٹمنٹس برائے سٹیٹمنٹس کا سلسلہ۔ خیر مجھے بتایا جا رہا ہے شوکت پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسکائپ پر۔ ویلکم آن بورڈ جی شوکت صاحب، میں شارٹلی آپ کی طرف رخ کرتی ہوں، لیکن نثار کھوڑو صاحب اب آپ فرمائیے گا، آپ کی طرف بہت سارے سوالات۔ ایک تو پرائمیریلی یہ سوال کہ واقعی یہ $1 ملین سوال ہے کہ اس اپوزیشن الائنس میں اتحاد کتنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، پھر جناب اعتزاز احسن آپ کی جماعت کے سٹالورٹ ہیں آپ کی طرح، ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ بھی عالیہ صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ آپ کی بھی جو ریلی تھی اس میں بھی لوگ نہیں نظر آئے، نون لیگ کی جو ریلی تھی اس میں بھی نظر نہیں آئے، مسلسل پاور شوز ہو رہے ہیں دونوں اطراف سے، تو اس وجہ سے دراصل آپ نے مولانا صاحب کو یہ کمان سنبھالی ہے پی ڈی ایم کی۔ آپ بولنے دیں گی تو میں بولوں گا، کیونکہ آپ نے تو بہت ساری باتیں یکسر کر دی اور اس کے بعد آپ نے دوسروں کو ٹائم دے دیا۔ ان کی برین واشنگ ہوتی رہتی ہے، وہ عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے۔ میں ان کی برین واشنگ پہ کچھ نہیں بولوں گا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو ٹھیک ہے، میرے پاس اینک نہیں ہے کہ ان کو دکھا سکے۔ نہیں آپ اپنا سٹینڈ رکھیں نثار بات صاحب، آپ دراصل یہ ہے کہ اپنا آپ نے موقف بیان ایک کریں۔ جواب دینے دینا، جواب دینے دینا، پھر جی جی جواب جی دینے دیں، ضرور دیں، جواب دینے دیں مجھے۔ سٹیج از یورز۔ آپ نے ان کا حوالہ دے کر مجھ سے سوال کیا، ہاں آپ نے ان کا حوالہ دے کر مجھ سے سوال کیا، اس لیے آپ مجھے روکے نہیں۔ میں اپنی اسٹیٹمنٹ کا خود رسپانسبل ہوں، جو کہوں گا وہ قوم سن رہی ہے۔ ہاں بتائیں آپ نے ان کا حوالہ خود دیا، میں نے نہیں لیا۔ بتائیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو پریشانی ہے کہ ہماری اپوزیشن کتنی کوہیسو ہے یا نہیں ہے۔ پہلے اپوزیشن جوائنٹ نہیں تھی، اس ملٹی پارٹی کانفرنس کے بعد وہ جوائنٹ ہوئی، اس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا جو بھی نام دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا فیصلہ ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت پر، چاہے میاں نواز شریف صاحب نے نام دیا ہو یا کسی اور نے نام دیا ہو۔ ایم آر ڈی کا تجربہ اور اے آر ڈی کا تجربہ ہماری قوم کے سامنے ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو آپ نے کہہ دیا چھوٹی سی جماعت۔ اس اتحاد میں ساری جماعتوں کے ایک جتنا مرتبہ اور عزت ہے اور عزت ہونی چاہیے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے۔ اے آر ڈی
नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के सदारत में चली, उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और पीपल्स पार्टी थी और दूसरी जमातें थी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उससे पहले बना, उसके भी सरबराह नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थी। वो भी शायद उस वक्त जीते हुए नहीं थे, आपने उस वक्त सवाल करना चाहिए था जो किसी ने नहीं किया। इसलिए इसमें हर जमात की एक इज्जत होती है, और मौलाना फजल रहमान साहब को हमने सदारत मान लिया है ना, हमने जब मान लिया है तो इशू खत्म हो गया, इशू खत्म हो गया। दूसरी बात ये कि जो बिलावल साहब ने बात की रोटेशन की, तो बिलावल साहब का तस्वर ये था कि हर जमात अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कोशिश करे और उनको रोटेशन पे आजमाया जाना चाहिए, क्योंकि एमआरडी में ये था, जब एमआरडी बनी थी 1981-83 में, तो उसकी सदारत जो थी, कन्वीनरशिप जो थी, वो बाय रोटेशन होती थी। हर 3 महीने के बाद उसका कन्वीनर चेंज होता था और दूसरी जमात का कन्वीनर आके आगे चढ़ाता, काम को आगे चलाता था। ये दोनों चीज़ों का जवाब आपके पास आ गया। रही बात कि हमारी ये जो अलायंस बना है, पॉलिटिकल अलायंस बना है, स्ट्रगल के लिए अलायंस बना है, वो स्ट्रगल के लिए हम जायज़ समझते हैं कि हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। ये बनी है और आगे चलेगी। जलसा 11 तारीख का हो या 18 तारीख का हो, ये जो पीडीएम की जो लीडरशिप है, उसको ये फैसला करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि 18 तारीख कहीं किसी और जमात के किसी प्रोग्राम से क्लैश तो नहीं कर रही। लेकिन परवाह नहीं, अगर ये 18 तारीख का जलसा भी हुआ तो हम अपने लोगों को याद करने के लिए, अपने शहीदों को याद करने के लिए कराची में 18 तारीख भी मना लेंगे और जलसे में भी आ जाएंगे। अगर पार्टी ने फैसला किया है और सब पार्टियों ने मान लिया है तो आपको इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, किसी को भी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ कि 18 अक्टूबर हो गया। हम 18 अक्टूबर को बलूचिस्तान में भी नहीं भूलेंगे, हम 18 अक्टूबर को कराची में बना सकते हैं। वो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए कोई किसी को परेशानी हो। रही बात कि हाँ, हम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चलती रही है और चलती रही है और पहले भी चली थी। उस पहले चलने के बाद यहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जिसमें खार खाई थी। जनरल मुशर्रफ ने 2 घंटे तकरीर करती थी कि कल एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, अभी आपस में बन गए हैं, ये कर गए हैं, ये कर गए हैं, ये सारी। आज भी वही तरीका है जो भी पहले उन्होंने, जो मोहतरमा आई थी, उन्होंने, उनको भी खार पड़ी हुई है कि ये मदरसों की मदद लेके जलसा करेंगे। कल कोई मदरसों के जलसे में, कल वाले रैली में कोई मदरसों के तालिब इल्म नहीं थे। आंखें खोल के देख लीजिए, सारे कराची ने, सारे अखबारों ने, सब ने कुछ न कुछ लिखा है। जिसका फेल होता है फेल भी लिखते हैं, जिसका कामयाब होता है कामयाब भी लिख लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ब्रेन वॉशिंग में चलना चाहिए। रटी रटाई जुबान और तोते की जुबान बोलने से कुछ होता नहीं है, आंखें खोल के काम करना चाहिए। तो बाकी बात है, मुख्तसरन अगर मैं सुने सुने हाँ। सुने सुन ले, मैं तोते वाली जुबान की बात कर रहा हूं, मैंने और कुछ नहीं कहा। अब शौकत साहब, आपने तफसीलन बात सुनी है। इससे पहले आलिया साहिबा ने भी अपना स्टैंड रखा है, फिर अभी निसार खोड़ो साहब ने रखा है। फरमाइएगा, ये कितना, आप कितना फैब्रिक देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग, ये जो अपोजिशन का है? निसार साहब ये कह रहे हैं क्लियरली कि अगर 11 अक्टूबर को मुलतवी हो गई, 18 को हुई है, हमारे एक इवेंट के साथ उसका क्लैश जरूर है, लेकिन हम दोनों जगह शिरकत करेंगे अगर वाकई 18 ही फाइनलाइज होती है। तो ये आपको लगता है कि ये इस पूरे फैब्रिक को इंटीग्रेट करने के लिए ये स्टेटमेंट ये निसार साहब की तरफ से ये इस चीज को टेस्टिफाई करती है, या फिर आप समझते हैं कि अभी भी कुछ इसमें बाकी हैं इस पूरे फैब्रिक में इंटीग्रेशन के जुज? देखे ना, ये 11 जमातों का अलायंस है। 11 जमातें एक नहीं बनी, अपनी अपनी एंटिटी उन्होंने बरकरार रखी हुई। तो जो भी डेट बने, असल बात डेट की नहीं है, असल बात यह है कि अपोजिशन कितनी स्ट्रेंथ लेके आती है। असल बात यह है कि हुकूमत कितना प्रेशर फील करती है। आजकल जो इंप्रेशन आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 4-5 मुद्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यही अपोजिशन का इत्तेहाद और पीडीएम की तहरीक है, तो इससे तो यही फील होता है कि गवर्नमेंट प्रेशर फील कर रही है। अब मौलाना फजल रहमान के हफ्ते से जो बात, ये इस्लामाबाद वो पिछले साल आ चुके हैं और उसको अपनी कुव्वत दिखा चुके हैं। हाँ, आजादी मार्च वर्कर लेके आए, वो मदद के स्टूडेंट को लेके आए, लेकिन उन्होंने कुव्वत दिखाई है। पंजाब में लीग अब 16 ने कह दिया है कि जो जलसा होगा ये डिटर्मिन करेगा कि लेकर, क्योंकि
पहले मंडी भावतीन में, फिर फैसलाबाद, कराची में गुज़श्ता रोज भी बड़ी रैली निकाल। तो हुकूमत का रिएक्शन अभी तो लग रहा है कि हुकूमत को हो रहा है कि ये गड़बड़ हो, क्योंकि सारी जमातों का और वो भी अचानक ही आप देखें ना, यही है हम मई जून से सुन रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कह दिया था बजट एपी हो जाए, फिर ज्यादा प्रेशर डाल बाकायदा डेलीगेशन हुई है, आपस में बातें करते थे, मुलाकातें होती नहीं है। अब सितंबर को एपी राइट शौकत साहब, आपकी थोड़ी सी आवाज में भी डिस्टॉर्शन है। खैर, आई हैव बीन एबल टू कॉम्प्रीहेंड आपकी कुछ हद तक, मुझे बिल्कुल आपका समझ आया है जो आप अभी बयान कर रहे हैं, तमाम स्टांस। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे शौकत साहब की तरफ। एक तो ऑडियो जब बेहतर हो फिर हम उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। और वाकई ये एक अब $1 मिलियन सवाल है कि जो रिएक्शन हुकूमत की तरफ से आ रहा है उसको फिर किस तनाजुर में देखा जाए, जो कि इस पूरे पीडीएम या अपोजिशन की तकारीर के जवाब में या उनके रिएक्शन में हमें नजर आता है। स्टे विद अस। COVID-19 pandemic has illustrated the oneness of humanity. In our interconnected world, no one is safe unless everyone is safe. Locking down to control the pandemic has triggered the worst recession since the Great Recession in the last century. This has hit the poorest countries the hardest, as well as the poor in all the countries. In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hotspots, the virus hotspots, we opened up our agriculture sector immediately, and then followed it up by the construction sector, which employed most of the people. जी वेलकम बैक नाजरीन। शौकत साहब की तरफ अब ऑडियो हमारी कि बेहतर हो। शौकत साहब बताइएगा, आपकी अभी तक जो ब्रेक से कबल बात थी उससे तो मैं ये डिसाइफर कर पाई हूँ कि आप समझते हैं कि टफ टाइम दे पाएंगे ऑपोजिशन तमाम ये मिलकर हुकूमत को, और ये आपको रिएक्शन से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, जबकि तो फिर हुकूमत रिएक्ट करती है, लेकिन अभी तो हमें आसार करा रहे हैं तो एक शहरी से बात। नाजरीन, मेरा ख्याल है इस पे सेकंड अपने मौजू के ऊपर मूव करते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक जो तकरार की कैफियत या जो एक टग ऑफ वॉर नजर आ रही है, एक तो पहलू हमने उसका पहले अपने सवाल में डिस्कस किया। अब उसका जो दूसरा पहलू है जो गवर्नेंस से मुंसलिक है और आईपीपीस का उसमें एक बहुत बड़ा जुज है या बहुत बड़ा तस्करा है, उस हवाले से सवाल मुलाहिजा कीजिए। जी नाजरीन, गवर्नेंस रिलेटेड ये सवाल और आईपीपीज या फिर बिजली के निर्ख, गैस के निर्ख, वैसे भी क्योंकि गैस के निर्खों पर भी बात होती है, दो यस आईपीपीज का डायरेक्ट जो तस्करा है वो बिजली के निर्खों से लगाया जाता है और उसका एक कोरिलेशन ड्रॉ किया जाता है। मुसलसल तौर पे जहां पर अपोजिशन ये बात करती हुई और ये गिला करती हुई मुसलसल नजर आती है और ये तनकीद भी कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है और गवर्नेंस के मामला दरअसल रियल इश्यूज हैं, अवाम के इश्यूज हैं, जैसे अभी निसार साहब भी कह रहे थे कि असल वो इश्यूज हैं और हम उसमें
साथ दे रहे हैं अवाम का इन तमाम इश्यूज में, जो कि एक अवामी लेवल पे रिफ्लेक्ट करते हैं। वहां पर दूसरी तरफ नाजरीन, गवर्नमेंट का मौकफ बार बार बड़ा वाज़े नजर आता है। गवर्नमेंट अपना ये इसमें काउंटर नैरेटिव या अपना एक मौकफ नजर रखती हुई नजर आती है। मुसलसल उन्होंने ये शिकायत की है, और बल्कि पीटीआई ने बतौर जमात भी ये शिकायत इलेक्शन से पहले की है, और अपनी बारहा तकारीर में जनाब इमरान खान उस वक्त भी तस्करा करते हुए नजर आए हैं कि ये जो पूरा एक आईपीपीस के साथ जो मुआहदे हुए हैं या जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, बेसिकली वो इसकी जड़ हैं, और वो बेसिकली पाकिस्तान के कभी फेवर में हुए ही नहीं थे। और यही वजह है जिसकी वजह से अवाम महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। और अब कोई इस किस्म की हम बात ये भी सुन रहे हैं कि अगर मजीद भी सब्सिडीज को विड्रॉ किया जाता है तो गालिबन इनके निर्ख मजीद भी बढ़ सकते हैं, जैसे ईसीसी की मीटिंग में लास्ट ये बातें कुछ डिसाइड हुई हैं। इसके ऊपर अभी फाइनल जो फैसला है वो काबीना का होना बाकी है, लेकिन क्या वाकई महंगी बिजली की वजह असल दरअसल यही है जो कि हुकूमत कहती हुई नजर आ रही है कि आईपीपीस के साथ जो मुआहदे हुए थे वो कभी हमारे हक में या पाकिस्तान के हक में थे ही नहीं, और जो सॉवरेन गारंटी थी पाकिस्तान से जो कि हमने अपने दोस्त ममालिक के साथ किए थे। खैर, क्विकली टू आलिया साहिबा ऑन दिस फर्स्ट, के आलिया साहिबा आप बताइएगा, आपका जाहिर है क्योंकि आपका यही एक जो नैरेटिव है ये हमने इलेक्शन से पहले भी पीटीआई का सुना है बतौर जमात, फरमाइएगा ये जो आईपीपीस के साथ आप जो कहते हैं कि मुआहदे ठीक नहीं हुए, एक तो इस बारे में फरमाएं, और दूसरा ये कि अवाम तो देखें आपसे फिर भी सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको तो बिजली महंगी मिल रही है, वो तो इसके लूजिंग एंड पे हैं, तो वो जाहिर है वो भी ये बात बार बार पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कब तक यही बात जस्टिफिकेशन के तौर पर सुनेंगे कि ये आईपीपीस के साथ असल में पिछली हुकूमत ने मुआहदे खराब किए थे। अच्छा, हाँ जी मोना, इसमें मैं पहले तो ये खोड़ो साहब की बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने किया, फैक्ट्स के साथ मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये हमें कहते रहे कि जी गवर्नेंस पर ये बाहर आए हैं। 12 साल से इनकी सिंध पर हुकूमत थी। सिर्फ एक मैं छोटा सा 20 किलो का आटे का थैला जो आज पंजाब में 860 रुपए का मिल रहा है, इस वक्त सिंध में 1300 रुपए का मिल रहा है। हालांकि सिंध भी वाफर मिकदार में आटा प्रोड्यूस करता है, पंजाब भी करता है, और वहां किल्लत भी है, और पिछली दफा उन्होंने खरीदा ही नहीं। पानी आ गया कराची से, नाले भर गए, लोगों के घरों में पानी आ गया, कोई नहीं निकाल सका। इनकी यह हालात है। थर इन्होंने आपके सामने है, लाड़काना जो है एड ज़दा हो गया, थर भूख ज़दा हो गया, कराची कचरा ज़दा हो गया, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंगी। अगर गवर्नेंस पर ही बाहर निकलना है तो सबसे पहले तो जो 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं लगातार सिंध के ऊपर, उनके अगेंस्ट गवर्नेंस पे निकलना चाहिए। हमें तो 2 साल की हुकूमत मिली है, पहली दफा मिली है। अगर यही लूट मार, बेसिकली ये तो आल बचाओ माल बचाओ, करप्शन बचाओ के लिए कि हमारे केसेस खुल गए, अब हमें कोई एनआरओ नहीं मिलना, इसलिए सड़कों पर आ जाए। फिर आ जाए सेकंड स्टैंड ये लेते हैं धांधली का मैं एक छोटा सा इनको बता दूं, पार्लियामेंट्री कमेटी इन्होंने बनवाई थी, बड़ा जोर देके, बड़ा शोर डाल के, बड़े इन्होंने नेशनल असेंबली के सेशंस का बायकॉट किया। आपको पता है कि उस पार्लियामेंट्री कमेटी जो इन्होंने रिगिंग पर बनवाई थी, आज तक उसका कोई इजलास नहीं हुआ, कोई इजलास। अगर ये सीरियस थे तो बुलाते, आकर कोई हमारी तरह, जिस तरह हमने 2013 में अपना केस लड़ा था, जो जुडिशियल कमीशन बनाया था, अदालतों के चक्कर लगाए थे, ये करते। अब इलेक्शन कमीशन की आज एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट मैं जरा आपको बता दूं। इलेक्शन कमीशन 2018 में 200 यानी 299 लोग गए हैं ट्रिब्यूनल में कि जी हमारे इलेक्शन फेयर नहीं हुए थे, जबकि 2013 में ये 1000 से ज्यादा थे, और ज्यादातर एप्लीकेशन पीटीआई की थी। इस दफा भी 2018 के इलेक्शन में जो ट्रिब्यूनल में सबसे ज्यादा पार्टी गई है, यानी इलेक्शन पे अगर किसी को एतराज है तो पीटीआई गई है, पीएमएलएन दूसरे नंबर पर है। और जिस अभी आप 18 के इलेक्शंस की बात कर रही हैं? जी, मैं 18 के इलेक्शन की बात कर रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में 299 केसेस गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा शिकायत पीटीआई की हैं। पीएमएलएन और जो पीपल्स पार्टी है वो तो इलेक्शन कमीशन में गई नहीं है। जीत गए ये इंतखाब। जी, हम जीत के भी हमें अपने देखें, उस दिन भी हमने बताया 5 हल्के ऐसे थे जिसमें हम 500 के वोटों से हारे हैं, और 15 हल्के ऐसे हैं कि जिनमें हम 1000 के वोट से हारे हैं। देखें, अगर हम ये 15 हल्के जीत जाते, हमें तो एलाइज के लिए ना जाना पड़ता। सिर्फ 1 मिनट को ना मैं बात कंप्लीट कर लूं। इनकी सीरियसनेस का आलम ये देखें,
पार्टी की जो ये खुद कमेटी बनवाते हैं रिगिंग के ऊपर, वहां ये नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन में ये नहीं जाते। हाँ, लेकिन सड़कों पर इन्होंने सिर्फ इसलिए आने, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पराचा साहब इससे एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं इस चीज पर, हमें इनका किसी किस्म का डर नहीं है। फिर आप आ जाए आईपीपीस के ऊपर। आईपीपीस तो ये देखे ना, जैसे ये कहें ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे अवाम के लिए, बारूदी सुरंगें मैं इनको दूंगी। आईपीपीस के सौदे 25-25 साल के लिए आप एक हुकूमत को बाउंड कर जाते हैं। आप एक सौदा दूसरे सौदे से महंगा करते हैं। दुनिया में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 17% है, आप तकरीबन 40% पर सौदे करते हैं। कैपेसिटी चार्जेस, यानी मैं बिजली इस्तेमाल करूं ना करूं 1000 अरब के मुझे देने ही देने, ये बारूदी सुरंगे है ना। अब आप देख लें एलएनजी 15 साल के ये सौदे करके गए, जो एलएनजी $8 से $9 की मिलनी चाहिए, यानी ये 13% ऑफ द ऑयल पे करके गए थे, आज वो $2 से $3 पर मिल रही है। 15 साल के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 2002 की पॉलिसी के ऊपर, 1996 की पॉलिसी के ऊपर हम सब पर रीनेगोशिएट कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है, और हमें इंशाल्लाह ताला अगर ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो तकरीबन 836 बिलियन हम आवाम के लिए सेव करेंगे। ये बता दें, सिर्फ आपसे मुख्तसरन एक जवाब इसका दे दें, काउंटर सवाल है ये। पहला तो ये कि आप फरमा रही हैं कि अभी भी 2018 के इंतखाब में पीटीआई के वो लोग जाते हैं जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल शिकायत लेके गए हैं कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ है उनके हिसाब से इलेक्शन में ट्रीटमेंट। तो ये बताइएगा कि क्या आप लोग, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को चाहिए था कि इजलास बुलाते उस कमेटी का पार्लियामानी, तो क्या आप लोगों की तरफ से नहीं बुलाया जा सकता था ये इजलास? एक तो इसका जवाब फरमा दें, और दूसरा ये भी कि जो आईपीपीस के बारे में आप फरमा रही हैं, आईपीपीस के साथ एक अवामी लेवल पे तो आपसे सवाल होगा ना कि देखिए उनको तो मुसलसल बिजली महंगी मिल रही है, बल्कि गालिबन और अगर मजीद महंगी होने जा रही है, तो फिर उनके लेवल पे ये सवाल है कि अब तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं, तमाम जो आंखें हैं वो आप पे मरकूज हैं। मोना, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरी बात सुने, पार्लियामेंट्री हम तो ये कह रहे हैं कि हमें एतराज अगर किसी चीज पर आया, हम हारे, आरटीएस रुका तो हम जीत रहे थे, नुकसान हमें हुआ, ये तो सीरियस ही नहीं थे। कोई वीडियो दिखा दे, जब इनसे हम एविडेंस मांगते हैं 2013 की वीडियोस 2018 के रिगिंग के लिए करते हैं, उस दिन अगर आपने ये सुनाओ जब वहां पर बैठकर ये जो चीफ के साथ बैठकर इनकी मीटिंग हुई थी बिलावल साहब की, उन्होंने जब ये कहा तो चीफ साहब ने आगे से कहा हमें पता है सिंध में ठप्पे लगे हैं, हमें पता है कि वहां कितनी रिगिंग हुई है। जो मैं आपको बार बार ट्रिब्यूनल की बात बता रही हूँ, देखें ट्रिब्यूनल में जाना किसी का भी हक होता है। जब हम थे, हम सबसे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए थे, फिर हमने इलेक्शन कमीशन से एक जॉइंट कमीशन बनाया था, हमने प्रॉपर 2-3 साल इस जंग को लड़ा था कानूनी तौर पर। इनसे पूछे कोई एक चीज, मतलब टू बी वेरी एक्यूरेट, 299 ट्रिब्यूनल केसेस में से जो पीपल्स पार्टी के, सिर्फ मैं आपको केस बता दूं तो 9 केसेस उन्होंने फाइल किए हुए हैं नेशनल असेंबली के, और मुस्लिम लीग ग्रुप ने सिर्फ 28 केसेस फाइल किए। ये इनकी सीरियसनेस है। ये जो ये बात करते हैं, ये गवर्नेंस पे निकले तो पहले अपनी गवर्नेंस पे करे ना। ये अगर इन्होंने सड़कों पर निकलना है तो पहले तो हमें सिंध के अगेंस्ट। और अगर एक और चीज, लास्ट पॉइंट इसके ऊपर, इलेक्शन रिगिंग के ऊपर, अगर रिगिंग से हम आए थे तो सिंध की गवर्नमेंट कैसे रिगिंग से नहीं आई है? इलेक्शन तो सारी जगह एक इलेक्शन कमीशन करा था, फिर तो इनको भी रिजाइन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब ये सारी बातें करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके किसी एक स्टैंड को भी अवाम बाय करती है, क्योंकि अवाम के मसाइल पर ये निकलते हैं। जैसे आप बात करिए आईपीपी पे निकलते, आटे चीनी पे निकलते, ये किसी चीज पर अवाम से नहीं, अवाम के लिए नहीं निकल। निसार साहब का इस पे वैलिडली आ जाए एक रिस्पॉन्स। जी निसार साहब, आप बताइएगा, आईपीपीस के साथ दरअसल महंगे मुआहदे, क्या ये वजह या जो ये तमाम जो वजूहात बताई जा रही हैं, ये आप लोग कितना अंडरस्टैंड करते हैं कि एक अवामी लेवल पर ये चीजें अब रिफ्लेक्ट हो रही हैं या कीमतों पे असरअंदाज हो रही हैं, बिजली के निर्ख, गैस के निर्ख वगैरह वगैरह? आईपीपी का मुखफ़फ़ जो है उसका मतलब है इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान को एनर्जी का शॉर्टेज था, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हो या कोई कुछ भी हो, लोगों ने पैसे लगाए और उनके साथ हुकूमतें नेगोशिएट किया और कुछ ना कुछ रेट महसूस हुआ। ये कहती है 40%, मैं कह दूंगा 6%, मैं कह दूंगा 10%, ये कह देंगी 50%। इसका अपनी जगह पे ये सिलसिला चलता रहेगा। शॉर्टेजेस थी,
एनर्जी क्राइसिस थी पाकिस्तान को, कोई कल परसों से नहीं हुई, पता नहीं कितने सालों से है। ये 90 के दिहाई में इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स आए और उन्होंने आगे आके पाकिस्तान की हेल्प की, ठीक है। इस तरह से नेगोशिएट हुई, उन एग्रीमेंट्स को देखना चाहिए, उसमें अगर कोई कम करा सकता है तो भले करो, या फिर हुकूमत अपने ऊपर बार ले, जो भी गरीब लोग हैं उनको सस्ती बिजली कर दे। वैसे भी तो आप महंगी करती है ना अशिया की, महंगाई करती है ना, पता नहीं कॉस्मेटिक्स की महंगाई कर दी, दवाई की महंगाई कर दी, फलां की दवाई महंगाई कर दी। ये आपने नहीं सोचा कि गरीब आदमी दवाई ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा। लेकिन आप जरा ये वो जो लग्जरी आइटम्स की तो टैक्सेस बढ़ाते रहते हैं ना, महंगा करते रहते हैं ना। आप बिजली जो गरीब लोगों की है वो सस्ती कर लो और नेगोशिएट करो, अगर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको रोका किसी ने नहीं है। सब्सिडी दे दें। एक मिनट, हाँ मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अकल के नाखून लो, दूसरों पर हमला करने के लिए पहले अपने आप को झांती। हाँ अभी ठीक कर लें, यानी कि ये अभी हुकूमत के ऊपर होने से। जी आलिया साहिबा, आप कुछ कह भी रही थी, कहिएगा, फिर मैं वाइंड अप करूंगी इस पे। जी आलिया साहिबा। ओके राइट नाजरीन, वाइंड अप करेंगे इस नोट पे। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, आलिया हमजा मलिक साहिबा, जनाब निसार खोड़ो हमारे साथ वाया TVU, और शौकत पराचा साहब। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।